ओके बेटा, चलिए तो जो आज हमारी क्लास है, इस क्लास में हमारा जो मेन चर्चा का विषय रहेगा वही जो हमारा प्रीवियस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी हमारी डिस्कशन हो चुकी है, बट क्योंकि एग्जाम के रिलेटेड एक बार फिर से अपन रिवीजन सेशन चला रहे हैं, तो इसीलिए इस टॉपिक को एक बार मैं फिर से चर्चा कर रहा हूँ। इसमें हमारा मेन डिस्कशन है सर वही माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसको अपन इंट्रोडक्शन सेशन बोलते हैं, इंट्रोडक्शन टॉपिक बोल रहे हैं, वही इंट्रोडक्शन टॉपिक को ही डिस्कशन करेंगे। और कुछ चीजें जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, उसी चीजों में रिवीजन जारी रहेगा। जैसा सबसे पहली चीज जो आपको इस टॉपिक में हमको सीखनी है वो क्या सर, तो सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक है इसमें आपको क्या सीखना है। सबसे पहली बात ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ये वाला इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी जो बेटा, ये हमारा सबसे पहला चर्चा का विषय होगा। रीजन ये है कि जो हमारा इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई वो कैसे हुई थी, वो यहीं से पता चलेगा, इसी पॉइंट से ही पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत कैसे हुई। बिट नंबर 1 का जो टॉपिक है इसके ऊपर। दूसरा, इकोनॉमिक्स कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया ना, हाउ इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। पहली बात तो ये कि बेटा ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसे कहते हैं ये समझना जरूरी है, इसको पहले हम लोग समझेंगे। और एक इकोनॉमिक्स कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस नंबर 2। नाउ द पॉइंट इज इसके साथ हम लोगों को दो और चीजें डिस्कशन करनी है जो कि हमारे इस मॉड्यूल में लिखा गया है सर, वो है ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमी। और हमारे सिलेबस में बेटा हमारा ब्रांचेस जो है वो कुल मिलाकर के कितने ब्रांचेस है सर, माइक्रो और मैक्रो, ये दो ब्रांचेस है। इसके बारे में आई थिंक मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा सा हल्का चर्चा की तौर पर बताया। तो एनीवे हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चीज को अच्छे से करें, अच्छे से डिस्कशन करें, ताकि हमारी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो सबसे पहला चीज जो हमको सीखना है बेटा वो क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अच्छा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, पहली बात ध्यान सुनिए। अगर आपसे सवाल पूछ दे एक इकोनॉमी में कौन से ऐसे प्रॉब्लम है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में हर वो प्रॉब्लम्स की बात की जाती है जो कि इकोनॉमी में या कंट्री में रहने वाले लोगों के बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। बेसिक प्रॉब्लम्स इन द सेंस, एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन समझें एक कंट्री को किन किन प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू दी सोसाइटी और लोगों की, जब अपन भलाई की बात करते हैं, जब भी सोसाइटी की बात करते हैं और जब भी लोगों की भलाई के बारे में बात करते हैं, तो एक कंट्री को किन किन प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, यही है हमारा एक्चुअल में इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बात समझ में आ रहा है बेटा क्या बोला मैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से मतलब क्या बोला, हर वो प्रॉब्लम जो कि कंट्री को फेस करना पड़ता है जब भी वो अपने कंट्री के अंदर में रहने वाले लोगों का एज वेल एज सोसाइटी के बारे में, जब भलाई के बारे में या वेलफेयर के बारे में डिस्कशन करते। समझ में आ गया क्या बोला मैं, समझ में आ गया क्या बोला मैं। तो बेटा प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहला प्रॉब्लम है बेटा क्या, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ध्यान से सुनिए, इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर कंट्री में रहने वाले लोग सर, इनकी नीड, इनकी जरूरतें, इनकी वांट्स बेटा ये अनलिमिटेड है। व्हाई इट इज अनलिमिटेड, व्हाई इट इज अनलिमिटेड, आप जानते हैं एक इंसान कभी भी एक चीज से सेटिस्फाइड नहीं होता है, पता है ना। क्या आपकी कोई एक या दो जरूरतें हैं क्या, बताइए तो, क्या आपकी कोई एक या दो जरूरतें हैं? नो सर, बहुत सारी जरूरतें हैं, मतलब एक जरूरत पूरा जब हो जाता है तो दूसरी जरूरत हमारे सर पे आ जाती है। तो व्हाट आई मीन टू से दैट कि जब भी जरूरतों की बात होती है, जब भी जरूरतों की बात होती है तो कभी भी कम नहीं, वो हमेशा अनलिमिटेड होता है। इंसान मरने से पहले तक अपनी सभी जरूरतों के बारे में सोचते रहता है, कैसे अपनी जरूरतें पूरी हो, कैसे अपनी सभी चीजें हो पाए, कैसे हमारी नीड फुलफिल हो। हर इंसान की अपनी अलग जरूरत है और वो अनलिमिटेड। तो आपके मन में एक सवाल होगा, सर अपनी अपनी जरूरतें, तो जरूरतों का प्रॉब्लम से क्या लेना देना। आपके मन में एक सवाल होगा ना कि सर मेरी जरूरतें मेरी है, आपकी जरूरतें आपकी है, तो इसमें प्रॉब्लम की कहां से बात है। प्रॉब्लम इस वजह से है बिकॉज जितना जरूरत है उतना जरूरत के मुताबिक चीजें अवेलेबल नहीं है। वो की बिट नंबर 2, सेकंड प्रॉब्लम। माना कि हमारे पास में वांट्स बहुत सारे हैं, माना कि हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट है बहुत सारी है, लेकिन क्या उसको पूरा करने के लिए हमारे पास में रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो आपका सवाल का जवाब आएगा सर नहीं। रिसोर्सेज का मतलब क्या, हर वो चीज जो कि आपकी नीड को फुलफिल करने के लिए जरूरत है।
जैसे कि आप मान लीजिए मनाली घूमना जाना चाहते हैं, मनाली का ट्रिप करना चाहते हैं, तो क्या सर मनाली का ट्रिप ऐसे अपने सपने में हो जाएगा? कैसे करना पड़ेगा? क्या करने से मनाली का ट्रिप जा पाएगा? बताइए, मनाली की ट्रिप के लिए क्या चाहिए आपको? Sir, traveling, money. सब कुछ करना चाहिए, लेकिन वो ट्रैवलिंग होगा, फ्लाइट होगा, खाना होगा, रहना होगा, इन सभी चीजों के लिए एक चीज की जरूरत है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। क्या? Money. क्या आपके पास इतना पैसा है क्या मनाली जा सकते हो? तो बोलेंगे सर हाँ, मेरे घर में करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, मैं मनाली जा सकता हूँ। क्या आप बोलेंगे हाँ सर, हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली में भी हम लोग मनाली जा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मनाली जा करके तुरंत वापस घर आए और एक दिन के बाद घर वालों को बोलेंगे चलिए फिर करते हैं कश्मीर, बताइए उस समय क्या होगा? वेदर दे विल बी रेडी और नॉट? क्या वो तैयार होंगे या नहीं? बताइए क्या होगा? आप एक ट्रिप ऑलरेडी लगा के आ चुके हैं और ट्रिप लगा के आने के बाद फिर से बोल रहे हैं कि मैं एक और एक ट्रिप पे जाना चाहता हूँ, आपके घर वाले रेडी होंगे या नहीं? तुरंत बताओ। No, No, sir. क्यों नहीं? क्या वो आपसे प्यार नहीं करते? क्या वो आपकी जरूरतें पूरा नहीं करना Because चाहते? of expenses, sir. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, घर वाले आपसे प्यार करते हैं, आपके घर वाले चाहते हैं कि आपके लिए कुछ बोलो, लेकिन बेटा उनके पास में ऐसे टाइम इतना पैसा नहीं है कि वो अभी जो ट्रिप करके खर्चा करके आए फिर से तुरंत बाद दूसरा ट्रिप के लिए पे कर पाए। क्यों? बिकॉज पैसा जो है ना बेटा वो लिमिटेड। और दूसरी बात ये कि वही मनी का इस्तेमाल सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं होता है, वो पैसे का इस्तेमाल कई और जगहों पर भी होता है। तो अगर एक ही जगह पे सारा पैसा का खर्च कर देंगे तो क्या बाकी की जरूरतें पूरे कर पाएंगे? क्या बाकी की नीड फुलफिल हो पाएगी? क्या डे टू डे लाइफ में हम सर्वाइव कर पाएंगे? तो no, बोलेंगे sir. नहीं। यानी अल्टीमेटली बात घुमा फिरा के क्या समझ में आया? बात घुमा फिरा के ये समझ में आया कि रिसोर्सेज सिर्फ लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसके साथ रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब रिसोर्सेज से एक से ज्यादा जगह पे इस्तेमाल भी होता है। एक जगह पे ही सिर्फ इस्तेमाल होगा तो शायद वो रिसोर्सेज हम लोग अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेते, आप खाली उसी को इस्तेमाल करते, लेकिन नहीं सर, उस रिसोर्सेज का मल्टीपल एरियाज में इस्तेमाल होता है। इस वजह से क्या होता है कि बेटा आपको ध्यान देना पड़ता है कि एक जगह पर हम सारा खर्चा सारी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस एग्जांपल के तौर पर अगर बोलूं सर, पेट्रोल एक हमारे लिए रिसोर्स है। क्या पेट्रोल एक ही जगह पर इस्तेमाल होता है? क्या सिर्फ गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है पेट्रोल? क्या सिर्फ गाड़ियों के लिए पेट्रोल इस्तेमाल होता है? बोलेंगे नहीं सर, पेट्रोल तो सर वो मशीनों में भी लगता है, जनरेटर्स में भी लगता है, तो कितने घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है, कुछ जगहों पर वो पेट्रोल से पॉलिश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी बोला जाए पेट्रोल तो एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन एक ही प्रोडक्ट का मल्टीपल एरियाज में इस्तेमाल है कि नहीं? है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है Yes, कि sir. क्या बोला? बात समझ में आ रहा है? तो व्हाट आई मीन टू से दैट कि बेटा जो हमारा कंसेप्ट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, जो हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कंसेप्ट है वो यही है कि रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यहाँ पर बात इसी चीज की कर रहे हैं कि रिसोर्सेज जो है वो अल्टरनेटिव यूजेस है, मतलब एक से ज्यादा जगह पे इस्तेमाल भी होगा, कम भी है और एक से ज्यादा इस्तेमाल होता है। और आपको एक बात हमेशा याद रखना बेटा, एग्जाम में काफी बार पूछता है, बोला जाए ये जितनी भी आपने प्रॉब्लम्स की बात की, इन प्रॉब्लम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है? तो ये रखिए, याद रखिएगा प्रॉब्लम है वो ये। कौन सा प्रॉब्लम बेटा? क्या है ये प्रॉब्लम का नाम बताइए? सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्कैर्सिटी। लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसका दूसरा नाम होता है बेटा स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब होता है किसी चीज में कमी होना। भैया रिसोर्सेज में कमी है बोल करके उसको स्कैर्सिटी बोला जा रहा है। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये है हमारा क्या? लिमिटेड रिसोर्सेज। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का जड़ यही है बेटा, इसीलिए लिखा है देखो द रूट कॉज। रूट कॉज मतलब सारा प्रॉब्लम का जड़। सारा प्रॉब्लम का जड़ क्या है सर? सारा प्रॉब्लम का जड़ है लिमिटेड रिसोर्सेज और अदरवाइज नोन एज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब आपको आई थिंक चीजें समझ में आ रही है कि सर अगर चीजें अपने जरूरत के मुताबिक हो जाती ना तो हमको कभी भी कमियां नहीं होती, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम इसीलिए है कि सर जरूरतें बहुत सारी है लेकिन उसके मुताबिक सामान जो है वो अवेलेबल नहीं। इट इज क्लियर बेटा? समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ ए पर्टिकुलर नेशन। आगे बढ़ते हैं।
अब ये सवाल तो समझ में आता है कि सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो तो समझ गए, वो तो क्लियर हो गए, लेकिन इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा? बेटा इकोनॉमिक्स की जब शुरुआत की गई, जब पहली बार जब इकोनॉमिक्स बनाया गया था, तो किसी इंटेंशन से बनाया गया था कि जो इकोनॉमी में जितने भी प्रॉब्लम एराइज हो रही हैं, ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के नाम से जानते हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स एक डिजाइन किया गया है कुछ इस प्रकार से जिससे कि वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या दे पाए, एक राय दे पाए, एक ऑप्शन दे पाए। मेरी बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? तो अल्टीमेटली थिंग इज दैट इकोनॉमिक्स एक प्रकार का सॉल्यूशन दे प्रोवाइड करता है इन चीजों के लिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सोसाइटी के भलाई के लिए कैसे हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसी चीजों पे ध्यान देकर के क्या बनाया गया है, इकोनॉमिक्स बनाया गया है। देखिए अभी अब इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि बेटा इकोनॉमिक्स का मीनिंग ऊपर के दिए गए प्रॉब्लम के साथ ही जुड़ा हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए क्या लिखा है, सर इकोनॉमिक्स से क्या है सर? सबसे पहली बात तो क्या है, सोशल साइंस। सोशल साइंस क्यों बोला जा रहा है ये भी याद रखिए। सोशल साइंस इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज सोसाइटी के रिलेटेड स्टडी हो रहा है। कई बार ये भी आप बच्चे को कंफ्यूज होता है सर सोशल साइंस क्या होता है, सर एसएसटी बोलते हैं। व्हाई दिस एसएसटी? एसएसटी यानी सोशल स्टडीज हम क्यों बोलते हैं, सोशल साइंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज discussion whatever that we are going or doing over here is related to the welfare of the society. सोसाइटी की भलाई के लिए कोई चर्चा होती है वहां पर अपन सोशल साइंस की बात करते हैं, या सोसाइटी से रिलेटेड की अगर कोई डिस्कशन होती है हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, सोशल साइंस बोलते हैं। इज इट क्लियर नाउ बेटा? ये कंसेप्ट समझ में आया? अच्छा क्या बोलता है इकोनॉमिक्स? ये बोलता है हाउ एन इकोनॉमी यूटिलाइजेस इट्स लिमिटेड रिसोर्स, कैसे एक इकोनॉमी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा जिसका की अल्टरनेटिव यूजेस भी है, इन ए बेस्ट पॉसिबल मैनर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ध्यान से सुनिए क्या बोला, इन ए बेस्ट पॉसिबल मैनर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अच्छा आप मेरे को बोलेंगे सर अभी आपने बोला हमारी जरूरतें बहुत सारी, और मैंने ये बात भी बताया था कि सर हमारी जरूरतें जो होती है ना, इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, सभी जरूरतों को ऐसे रैंक वाइज लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे जरूरतों को आप लिस्ट वाइज लिख दीजिए। और जब लिस्ट वाइज आप अपनी जरूरतों को लिख रहे होंगे, एक चीज को ध्यान में रखेंगे कि जो ऊपर की जरूरतें होंगी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? प्रायोरिटी। क्या होनी चाहिए बेटा? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब क्या बोला था? जो चीज एनी हाउ चाहिए, जो चीज एनी हाउ चाहिए, तो ऊपर की जरूरतें जो होंगी सर वो एनी हाउ वाली होंगी, और जो उसकी नीचे 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 वाली होंगी सर वो जरूरत तो है लेकिन इतना जरूरत भी नहीं है कि अभी फिलहाल होना जरूरी है। तो इसी वजह से क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर एक अपनी को इकोनॉमिक्स बोलता है अपनी जरूरतों का पहले एक लिस्ट बना लीजिए, और उस लिस्ट के बेसिस पे सबसे पहले ऊपर की जरूरतों को क्या कीजिए, पूरा करने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद जा करके नीचे की जरूरतें ऑटोमेटिकली सॉल्व होती जाएगी। तो आपको अपनी जरूरतों को पहले रैंक वाइज सजाना है, और उस रैंक में से जो सबसे ऊपर वाला है उसको पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद नीचे 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 करके सॉल्व होते जाएगा। और बोलते हैं अगर इसी प्रकार की चीजें अगर आप करें, प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, तो हो सकता है आप अपनी जिंदगी में सभी वांट्स तो नहीं लेकिन क्या कर सकते हैं सर, मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सभी जरूरतें तो पूरी नहीं हो पाएगी, सिंपल सी बात है, सभी जरूरतें पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर अपने रिसोर्सेज को अपन सही इस्तेमाल करें तो अपन क्या कर सकते हैं सर, मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट क्या बोलता है सर, इकोनॉमिक्स क्या है, इसका एक मीनिंग दिया गया था। इकोनॉमिक्स एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन नाम का वर्ड इसलिए लगाया गया है बिकॉज जब भी हम किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं, जब भी कोई सेपरेट बॉडी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं बेटा, वहाँ डिसिप्लिन नाम का वर्ड आता है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ जो आप लोगों को सिखाया गया है, प्रॉपर ड्रेस कोड, चुपचाप बैठना, मतलब इनडिसिप्लिन नहीं होना, ऐसा जो बोला जाता है, किस तरीके से मत सोचिए। डिसिप्लिन का कंसेप्ट एक बहुत ही ब्रॉडर सेंस में समझा जा सकता है। इसमें क्या बोला जाता है सर, इकोनॉमिक्स बोलता है एक डिसिप्लिन। इकोनॉमिक्स एक डिसिप्लिन मतलब जो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, हर सब्जेक्ट इस प्रकार का डिसिप्लिन है। आपके लिए बिजनेस स्टडीज एक डिसिप्लिन हो सकता है, आपके लिए सर ज्योग्राफी डिसिप्लिन हो सकता है, आपके लिए एक हिस्ट्री डिसिप्लिन हो सकता है, सर आपके लिए अकाउंट एक डिसिप्लिन हो सकता है। मतलब जिसको एक सेपरेट अलग सब्जेक्ट की तरह पढ़ा जा सकता है उसको अपन डिसिप्लिन बोलते हैं। तो ये जो
इकोनॉमिक्स है जिसको एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ा जा रहा है, इसको क्यों इस्तेमाल किया गया सर? हियर टू मैनेज द ह्यूमन वॉन्ट्स। क्यों किया गया बेटा? मैनेज ह्यूमन, इंसान की जरूरतें, इंसान की एक्टिविटी, इन सभी चीजों को कुछ इस प्रकार से मैनेज करेंगे ताकि मैक्सिमम वांट्स या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव किया जाए। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर बेटा? समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, इसी चीज में क्या बोलता है सर, जो ऊपर बताया, इकोनॉमिक्स क्या सजेस्ट करता है? इट सजेस्ट all the ones should be ranked according to the priority। बोला था मैंने आपको, ये जो ऊपर में आपको नंबर्स मैंने बताया है, ये जो 1 2 3 4 5, ये नंबर वाइज जो आप लोग लिख रहे हैं, क्या सर अपने मर्जी से लिखते जा रहे हैं? नहीं सर, अपने मर्जी से नहीं लिख रहे हैं, बल्कि जो जरूरतें सबसे ज्यादा है उसको ऊपर लिख रहे हैं, जो जरूरतें थोड़े कम है उसको नीचे लिख रहे हैं, उससे जो कम जरूरत है उसको और नीचे लिख रहे हैं, उससे कम जो जरूरत है और नीचे लिख रहे हैं, और इसी प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं सर, अपनी लिस्ट को बनाते जा रहे हैं। जो सबसे टॉप मोस्ट ऊपर में होगा वो ज्यादा प्रायर होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। समझ में आ गया? याद रखिएगा, सबसे पहली बात, जो ऊपर की जरूरतें हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, और जो चीजें फिलहाल अभी नहीं हो पा रही है, जिसको बाद में करने से भी चलेगा, उसको क्या करेंगे, पोस्टपोन कर देंगे, और पता चला बाद में भी वो करना और पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, उसको क्या कर देंगे बेटा, गिव अप कर देंगे। समझ में आया क्या बोला मैं? ऊपर की जरूरतों को पहले पूरा करना है, बाद की जरूरतों को फ्यूचर के लिए छोड़ देना है। अगर फ्यूचर में भी वो जरूरतें जो बाद वाली पूरी नहीं हो पाई, तो समझ लीजिए उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, यानी गिव अप करना पड़ेगा, कंप्लीटली छोड़ देना, बिकॉज उसको और चाह के भी आप क्या कर सकते हैं, हासिल नहीं कर सकते। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? समझ में आ रहा क्या बोला मैं? इकोनॉमिक्स की जो कंसेप्ट है समझ में आ गई। इकोनॉमिक्स बोला, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपके वांट्स को आप लिस्टिंग कीजिए, लिस्टिंग करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि भैया कौन सी आपकी ज्यादा जरूरत है, कौन सी जरूरत कम जरूरत है। ज्यादा जरूरत वाली चीजों को पहले पूरा कीजिए, और उसके बाद कम जरूरतों वाली जो चीजें उसको आएगा फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, या तो अगर फ्यूचर में भी वो चीज और पॉसिबल नहीं हो पाएगा बोलकर आपको लग रहा है, और उसको क्या कर देंगे सर, पूरी तरीके से उसको गिव अप कर देंगे। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? It's clear, sir. कंफर्म? कंफर्म बेटा? Yes, sir. अब आते हैं जो हमारा क्लास का जो मुद्दा था सर, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं सर। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस होते हैं यहाँ पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, आप लोगों को अगर इस चीज को याद रखने में दिक्कत हो रहा है, इसका मीनिंग मैं बहुत आसानी तरीके से आपको याद दिला देता हूँ सर। दो चीजें मैं आपको उसका मीनिंग बताया था, जो लोग नहीं पढ़े उनकी बात कर रहा हूँ सर, ठीक है? जो लोग नहीं पढ़े उनकी बात कर रहा हूँ। दो चीज, एक होता है सर MICRO, ये कौन होता है बेटा, और एक होता है बेटा MACR। बाकी तो इकोनॉमिक्स दोनों में MACRO, थोड़ा सा MACR। अब देखेंगे तो सर ये दोनों में सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस, एक लेटर का डिफरेंस है कि नहीं? आया ना? आया ना? याद रखना है तो याद रखिएगा ऐसे सर, ये लेटर के डिफरेंसेस को देख करके याद रखिएगा। आई का मतलब आप हमेशा याद रखिएगा इंडिविजुअल, क्या याद रखिएगा? क्या बोला, समझ में आया? जब कभी भी स्टडी किसी इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट की होगी तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाएगा। कल की क्लास में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। और अगर किसी चीज की स्टडी एग्रीगेट के फॉर्म में होगी, यानी सब टोटल सबको मिलाकर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये मैंने लिख दिया एग्रीगेट। थोड़ा सा पेन मेरा डिस्टर्ब कर रहा है बेटा, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर। तो माइक्रो फॉर द इंडिविजुअल, मैक्रो फॉर एग्रीगेट। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है सर यहाँ समझने वाली है वो क्या सर, इकोनॉमिक्स की जो स्टडी की जाती है सर, वो किसके ऊपर में सिर्फ बेस्ड ऑन है, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड ऑन। और आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे बोला जाता है, किसे बोला जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे बोला जाता है, कौन बोलना चाहे? इकोनॉमिक एक्टिविटी Sir, from where we can gain or earn money? any activity that can be expressed in terms of money,
कोई भी एक्टिविटी जिसमें पैसे की लेन देन की बात हो रही होगी बेटा, उस एक्टिविटी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। अब ये भी समझ लीजिए सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी में के साथ साथ दो इंपॉर्टेंट चीजें भी मैंने याद रखी बेटा। कई बार ये वर्ड आपके सामने में आएगा इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, तो याद रखिएगा इकोनॉमी किसे बोलते हैं सर, इकोनॉमी बोलते हैं एक पर्टिकुलर एरिया का जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है, यानी अलग अलग दो दो प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो जो परफॉर्म कर रहे हैं उन सभी का टोटल, उन सभी का सम, इसको बोलते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी किसे बोलते हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म इन ए पर्टिकुलर एरिया। इसीलिए बेटा जब भी इकोनॉमी नाम का वर्ड हम लोग पढ़ते हैं ना, उससे पहले एक एरिया का नाम जरूर बोला जाता है। जैसा मान लीजिए मैं अगर बोलूंगा इंडियन इकोनॉमी, इसका मतलब इंडिया के अंदर का इकोनॉमिक एक्टिविटी का टोटल। उसी प्रकार से अगर मैंने बोला ओडिशा इकोनॉमी, इसका ओडिशा के अंदर की जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रहे हैं उन सबका टोटल। इकोनॉमी का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का समेशन, और इकोनॉमी नाम का वर्ड हमेशा एक पर्टिकुलर एरिया से जुड़ा हुआ है, एक पर्टिकुलर एक रीजन से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया क्या बोला हमें? नेक्स्ट, उसके बाद तो सर इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में ऑलरेडी मैं बता दिया। कोई भी एक्टिविटी जिसको मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। इसके साथ साथ बेटा यहाँ पर हम लोगों को माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस भी थोड़ा पढ़ लेना है। सर माइक्रो और मैक्रो की जब भी अपन डिफरेंस की बात करते हैं, सबसे पहली बात तो सर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है सिर्फ इंडिविजुअल बिहेवियर की स्टडी करता है, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता चुका है। इंडिविजुअल मतलब किसी एक पर्सन, किसी एक बिजनेस, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक फैक्ट्री, कोई भी एक का अगर अपन स्टडी करते हैं, इसी के बारे में ही स्टडी करते हैं, तो उस प्रकार की स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में काउंट किया जाता है। लेकिन अगर सभी चीजों को समझ करके, जोड़ करके, मिला करके स्टडी करेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि एग्रीगेट बिहेवियर को स्टडी करता है। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आ सकती है बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स को और एक नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम क्या है बेटा, प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक और नाम से भी जाना जाता है, तो बोलते हैं प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक और नाम से भी जाना जाता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्लियर है बेटा? क्लियर है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसके साथ कुछ एग्जांपल भी दिया गया बेटा, देखो इंडिविजुअल इनकम हो गया, इंडिविजुअल डिमांड हो गया, इंडिविजुअल आउटपुट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से सर नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड और नेशनल आउटपुट। सर अल्टीमेटली अगर अपन बात करें तो कंसेप्ट यही बोलता है सर, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी को अपन बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और सर एग्रीगेट के फॉर्म में किया जाने वाला स्टडी को अपन क्या बोलते हैं सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो माइक्रो और मैक्रो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं और साथ ही साथ इसके इंडिविजुअल 1 मार्क के क्वेश्चन के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनाए जा सकते हैं। आई होप इट इज नाउ क्लियर।